दो वीडियो अपलोड किए हैं, एक तो ट्रेनिंग का होगा बराबर, और दूसरा डायरेक्टिंग बराबर, वो चैप्टर का होगा। दोनों चैप्टर में वॉइस नहीं होगा बराबर। पता नहीं मेरा माइक बिगड़ गया था, पता नहीं क्यों, तो वॉइस कवर नहीं हुआ है। टाइम नहीं है इसलिए मैं वो वीडियो वापस से वॉइस कवर करके नहीं भेजने वाला बराबर। तो उसके अंदर क्या है, क्या लिखना है, वो PDF में ऑलरेडी है बराबर। अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दूंगा, पढ़ते जाना और समझ जाना। सॉरी फॉर दैट, टाइम नहीं है, 5-6 दिन में एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी की, इसलिए मैं वापस से मैं अपलोड नहीं करने वाला। मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पूरा कोर्स अभी कंप्लीट करना बाकी। अभी मेरे पास 2 यूनिट पड़ी है जो मुझे अपलोड करने हैं। उसके बाद मुझे IMPP निकालने हैं, इकोनॉमिक्स का IMPP निकालने हैं। इवन मेरे पास अभी मैट्रिक्स चैप्टर अपलोड करना मेरा बाकी है, मैथ्स का, एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स का, मुझे वो भी बाकी है। और पूरा मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग अपलोड करना बाकी है। सम्स लिख के मुझे करने पड़ेंगे, तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा। और उसके साथ साथ आपको बोर्ड में जो यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटलीस्ट मैं आपको क्वेश्चन तो प्रोवाइड करूँ कि आपको IMP है तो पता चले कि मुझे क्या पढ़ना है। तो मैं वो क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा ऐसे ही, तो आपको पता चले कि क्या हमको तैयार करना है बराबर। सिर्फ MCQ आप देख लेना, बाकी सब क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगा, उसमें से ही आएंगे 90%, तो आपको पेपर में भी मज़ा आएगा बराबर। तो मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, इसलिए मैं अभी वो 2 चैप्टर में वॉइस नहीं है, फिर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप देख लेना बराबर। अभी ये मोटिवेशन चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2 का बराबर। मोटिवेशन मतलब का किसी को गाइड करना, किसी को जुस्सा दिलाना बराबर। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड्स एंड सस्टेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. It refers to the internal and external factors that stimulate the individuals to take the action, accept efforts and persist in their effort to achieve the desired outcomes. बराबर। किसी के पास से कोई काम लेना है ना, उसके लिए उसको जुस्सा दिलाना, उसको हेल्प करना, उसको गाइड करना, उसका बिहेवियर संभाल के रखना, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स, ये तीनों के मतलब एक ही होते हैं बराबर। तो क्या होता है, एक तो एनर्जाइजिंग होता है ये मोटिवेशन, एनर्जाइज द इंडिविजुअल्स, वो है ना किसी को हिम्मत देते हैं, एनर्जी देते हैं। दूसरा है डायरेक्शनल, मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स द स्पेसिफिक गोल और द ऑब्जेक्टिव, गाइडिंग इंडिविजुअल टू फोकस देयर एफर्ट ऑन टास्क दैट आर अलाइन विद देयर डिजायर्ड नीड और द एस्पायरेशन। सीधी सी चीज़ है, किसी को डायरेक्शन देता है मोटिवेशन। परसिस्टेंस, मोटिवेशन एनकरेज परसिस्टेंस इन द face of obstacles or the setbacks. It helps individual to maintain their efforts and overcome challenges in pursuit of their goals. मतलब कि रास्ते में जो भी तकलीफ आती है उसका सॉल्यूशन मोटिवेशन से मिल ही जाता है। लाइफ में मिलता है तो बिजनेस में कैसे नहीं मिलेगा। इट्स अ डायनामिक, आप कहीं पे भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। डायनामिक मतलब यू कैन डू चेंजेस, ठीक है। इंडिविजुअलाइज होता है, हर एक पर्सन के ऊपर इंडिविजुअली मोटिवेशन अलग अलग इफेक्ट करता है, तो इंडिविजुअली वर्क करता है। मल्टीफेस्टेड है, मल्टीफेस्टेड मतलब कि मोटिवेशनल इज मल्टीफेस्टेड एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इंस्ट्रिंसिक्स एंड द एक्सट्रिंसिक्स मोटिवेटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, ऐसा बराबर। एक गोल ओरिएंटेड है, मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। किसी से कोई काम निकलवाना है ना, उसके लिए उसको जो एनर्जी बाहर से प्रोवाइड की जाती है ना, उसको गोल ओरिएंटेड बोलते हैं। फिर है सब्जेक्ट टू चेंज, मोटिवेशन कैन चेंज ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। सीधी सी बात है, मोटिवेशन चेंज हो सकता है। किसी इंसान को एक बार मोटिवेट कर दिया कि दूसरी बार ज़रूरत ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। उसको हर बार मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसकी नीड, उसका गोल, उसके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, सीधी सी चीज़ें, इट इज इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट। फिर है इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे इससे इफेक्ट आती है बराबर। तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक थे जो अपने को देखने के लिए। अब है एडवांटेज, मेरिट्स ऑफ द और इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन। तो इनिशिएट्स द एक्शन, इससे ना लोग एक्शन में आ जाते हैं, काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सस्टेन द एफर्ट, इससे ना लोग ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, उनका जो एनर्जी होता है ना वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है। एनहांस द परफॉर्मेंस, इससे ना लोगों का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है, बढ़ोतरी होती है उसमें। प्रमोट्स द गोल अचीवमेंट, इससे ना लोग गोल अचीवमेंट करने के लिए ना मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर अच्छा मोटिवेटर है तो। फोस्टर्स लर्निंग एंड ग्रोथ,
कोई भी चैलेंजेस आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी ना, लोग उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। बूस्ट मोरल एंड वेलबींग, लोगों का मोरल अच्छा बूस्ट होता है, बराबर। ड्राइव इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सीधी सी चीज़ है। मोटिवेशन मतलब कि अलग रास्ता ढूंढना, कोई काम नहीं हो रहा है तो कैसे करना, उसका रास्ता ढूंढना। तो यहाँ से क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी फ़ायदा मिलता है, मतलब अपने को जानने को मिलता है, अपने नए रास्ते ढूंढेंगे, नए इनोवेशन ढूंढेंगे। स्ट्रेंथ रिलेशनशिप एंड द कोलैबोरेशन, रिलेशनशिप बढ़िया होती है। इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग, सीधी सी बात है। ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ये सब काम एक साथ होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से कोई भी 7-8 लिख दो आराम से, डेफिनेशन ऊपर से मस्त लिख दो, 7-8 एक्सप्लेन कर दो, पॉइंट ख़त्म करो। कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। चलो मैं वो एक वीडियो बना लूँगा, छोड़ो इसका। हाउ टू राइट द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, है ना, मैं इसका वीडियो बनाऊँगा। चलो छोड़ो इसको भी। अच्छे से कैसे प्रेजेंट करना है, उसको मार्क्स देने ही पड़ेंगे, उसका मैं वीडियो बना दूँगा। चलो अब मोटिवेशन थियरी आई, बराबर। ये मोटिवेशन थियरी आई, 2 मिनट मैं 2 मिनट आया, मुझे एक बुक लेनी है। एक डेविड है नाम, उनकी एक मेरे पास बुक पड़ी है, मुझे वो पढ़नी है। उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है मेरे पास जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए 2 मिनट मैं ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूँगा और वापस से अपलोड कर रहा हूँ नया वीडियो बना के। थैंक यू। हाँ, तो आगे पढ़ोगे ना मोटिवेशन में, तो मोटिवेशन की थियरी साइकोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने दी है, बराबर। पहले तो मैक्लेलैंड है, ये साइकोलॉजिस्ट था 1916 में, जो यहाँ पे लिखा ही था मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इसलिए पढ़ने के लिए गया था वापस से, बराबर। मुझे जितना नॉलेज है ना वो आपके साथ बांटना अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है, बराबर। मैं ट्यूशन में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एकदम दोस्त की तरह, मज़ा आता है बच्चों को, बराबर। मेरे पास अभी 15 से 16 बच्चे हैं जो BBA पढ़ रहे हैं। उसमें से एक बच्चा मेरे पास है जो क्लास में पढ़ने आता है, बाकी 14 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 1-1 घंटे का लेक्चर है, बराबर। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर दूर रह रहे हो तो हम अपने पर्सनल सेशन ऑनलाइन वाया गूगल मीट और एनी प्लेटफॉर्म। अब उसने क्या करा था देखो, मैं पढ़ता हूँ। मैकलेन नीड फॉर द अचीवमेंट थियरी डेवलप्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट डेविड मैकलेन इन द 1960s focuses on the psychological need that motivate individual, particularly in the workplace. According to the Maclean, people are motivated by 3 primary need. उनकी 3 नीड होती है, वहाँ से वो खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। पहला द नीड ऑफ द अचीवमेंट, मुझे कुछ हासिल करना है। दूसरा है नीड फॉर पावर, मेरे पास पावर होना चाहिए। और तीसरा नीड फॉर द अप्रिशिएशन, मतलब मुझे लोग पहचानने चाहिए। 3 चीज़ के लिए तो अपने पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, बराबर। अमॉन्ग दिस द नीड फॉर अचीवमेंट इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ दिस थियरी, और ये पूरे में नीड फॉर अचीवमेंट सेंट्रल प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब नीड फॉर अचीवमेंट, मैकलेलैंड defines the need for achievement as the desire to excel, to accomplish challenges tasks and to set and achieve personal goal. Individuals with a high need for achievement are driven by a desire to perform well and take pride in their accomplishment. ऐसे गोल सेट करता है जो थोड़े से इम्पॉसिबल हो, वो कंप्लीट करने के बाद, वो अचीव करने के बाद है ना, वो एक गर्व महसूस करता है। Characteristics of individual with a high need for achievement include a preference for tasks that offer a moderate level of the challenge, a willingness to take the calculated risk, a focus on personal responsibility and feedback, and a tendency to set challenges yet attainable goals. समझ गए। अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो कोई भी बंदा है ना, वो काम करने के लिए पूछता है ना या सोचता है ना, तो खुद मोटिवेट कैसे होता है? मोटिवेट इसलिए होता है कि उसमें थोड़े चैलेंजेस होते हैं, समझ रहे हो, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा रिस्क होता है, और ये सब से वो बाहर निकल जाता है ना, वो गोल अचीव कर लेता है, वो टास्क कंप्लीट कर लेता है ना, तो उसको अंदर से क्या होता है, उसको अंदर से एक अचीवमेंट हासिल कर लिया ना, उसकी खुशी आ जाती है, ठीक है। दूसरा है नीड फॉर द पावर। द नीड फॉर पावर रिफर्स टू द डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स और वंस एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल विथ अ हाई नीड फॉर पावर आर मोटिवेटेड बाय द अपॉर्चुनिटी टू लीड, मेक डिसीजंस एंड असाइड द अथॉरिटी। तो कोई चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुमको कैसा लगेगा, कितना मज़ा आएगा कि साला ये मेरे कंट्रोल में ये चीज़ है, ये डिपार्टमेंट मेरे अंडर में है। तो पावर होना चाहिए जो खुद की असेट्स बन जाती है, खुद की एक बोल सकते हैं ना कि मेरा एरिया, समझ रहे हो ना। मैकलेलैंड डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 2 टाइप ऑफ पावर, पर्सनलाइज पावर
विच इन्वॉल्व सीकिंग पावर फॉर द पर्सनल गेन और द डोमिनेंस, मेरी खुद की गरज के लिए, बराबर. एंड सोशल पावर विच इज़ इन्वॉल्व यूजिंग पावर टू अचीव कलेक्टिव गोल्स और द बेनिफिट टू द अदर्स, लोगों के लिए यूज़ किया हुआ पावर, बराबर. अब है नीड फॉर द एप्लीकेशन. अब द नीड फॉर द एप्लीकेशन रिलेट्स टू द डिज़ायर फॉर द पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कनेक्शन एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. Individuals with a high need for affiliation are motivated by the desire for the acceptance, approval and the close relationship with the others. अच्छे से रिलेशनशिप से ना ये पैदा होती है अपनी एक अच्छी सी इमेज. इंसान नॉर्मल इंसान से ब्रांड बनता है, वो चीज़ है. आगे ये कोई काम का नहीं है. अब है मैस्लो की हायरार्की थियरी. पूछते हैं, IMP है, बराबर. अब मैस्लो ने, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने साइकोलॉजी थियरी के बेस पे मोटिवेशन थियरी अप्लाई करी है, जिसको मैस्लोज हायरार्की थियरी बोलते हैं. 1943 में उसने अप्लाई दी थी, 5 लेवल पे थी, बराबर. तो वो देखते हैं 5 लेवल की थियरी क्या होती है. कोई भी इंसान होता है, अब अपना एग्जांपल ही लेके चलना, इसमें आराम से समझ में आ जाएगा. पहले तो साइकोलॉजिकल नीड होती है अपनी सबकी. देयर आर द मोस्ट फंडामेंटल नीड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल सच एज द एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. ये अपनी है ना साइकोलॉजिकल नीड, अपने को ये चाहिए ही. मुझे रहना, खाना पीना, हवा, वो सब चाहिए, कपड़े. फिर आता है सेफ्टी नीड. जब उसकी वो नीड सेटिस्फाइड हो जाती है ना, तो अपने पास ये चीज़ पे, ये स्टेज पे अपने पहुँचते हैं सेफ्टी. ओनली साइकोलॉजिकल नीड्स आर मेट. इंडिविजुअल सीक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम फिजिकल हार्म, डेंजर, थ्रेट्स एंड अनसर्टेनिटी. दिस इंक्लूड the need for the stable environment, protection from the violence and financial security, health and well-being. अपने पास अगर खाना पीना रहना आ गया ना, तो अपने सोचेंगे कि अपने को ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी जगह मिले ना जहाँ पे मैं और मेरी फैमिली सेफ रहे. ये दूसरी नीड आ गई. फिर तीसरी नीड आएगी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड. ये सब हो गया ना, फिर अपने को ये चीज़ के बारे में, अपना नेचर ही ऐसा होता है, ह्यूमन बीइंग ऐसी होती है. आफ्टर सेफ्टी नीड्स आर फुलफिल्ड, इंडिविजुअल्स क्रेव सोशल कनेक्शन. फिर अपने को है ना रिलेशनशिप, फैमिली, वो सब के बारे में सोचना अपना चालू हो जाता है. फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, वो सब चालू हो जाती है, बराबर. फिर है एस्टीम नीड. विथ लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड सेटिस्फाइड, वो सब अपने को मिल गया. इंडिविजुअल्स स्ट्राइव फॉर सेल्फ एस्टीम, रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स. तो लोग मेरे को पहचाने, मेरे रिस्पेक्ट कर, अपने फिर वो चीज़ स्टेज पे आ जाते हैं, स्टेटस के स्टेज पे आ जाते हैं, बराबर. वो हो गया. फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. एट द टॉप ऑफ द हायरार्की आर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, रिप्रेजेंटिंग द डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ. मेरे खुद का ग्रोथ, मैं आज मैनेजर हूँ, कब इस चीज़ का बॉस बनूंगा, बस अपने ये चीज़ में पूरी ज़िंदगी निकाल देते थे. 5 स्टेज होते हैं, बराबर, जो मैस्लो ने दिए थे. तो ये आपको ये लिखने हैं, बराबर. अब है हर्ट्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थियरी. ये अलग थियरी है. 1950 में उसने ड्यूअल फैक्टर को अज्यूम करके उसने 2 फैक्टर मोटिवेशनल थियरी बाहर निकाली थी. 1950 में, याद रखना, बराबर. उसने कौन से फैक्टर को ध्यान में रख के ये सब किया था, तो उसने हाइजीन फैक्टर को ध्यान में रख के दिया था. डिससेटिस्फायर्स, बराबर. दिस आर द फैक्टर रिलेटेड टू द जॉब एनवायरनमेंट एंड आर एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डिससेटिस्फैक्शन. ऐसी जगह, ऐसे काम, वहाँ पे अपने को काम करने का मज़ा ही नहीं आता, तो वो ध्यान में रखो. एग्जाम्पल्स इंक्लूड सैलरी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसी, वो सब अपने को नहीं जम रहा है, बराबर. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड जॉब सिक्योरिटी. व्हेन दिस फैक्टर्स आर लेकिंग और द परसीव्ड एज इनएडिक्वेट, they can lead to the dissatisfaction on the employee. ये सब में मज़ा नहीं आ रहा है, तो एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन हो गई. However, improving hygiene factor alone does not necessarily lead to increased motivation. They only serve to remove the satisfaction. दूसरा है motivational factor. These factors are related to the content of the job itself and are interesting to the work. Example include the recognition, achievement, responsibility, advancement, and the work itself. When present, these factors can lead to the job satisfaction and motivate employees to perform at their best. बराबर. अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, अब कुछ एडवांस, आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, स्टेटस मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा. कंफर्टेबल लगेगा तो आप अपना जो काम करने का तरीका है ना, वो बेस्ट लेवल पे पहुँचा दोगे. तो मतलब कि ये मोटिवेशनल फैक्टर है, जिसको सेटिस्फायर्स बोलते हैं. अब ये 2 फैक्टर होते हैं जो हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थियरी में उसने डाले थे. क्यों डाले थे? कि ये 2 चीज़ों से इंसान मोटिवेट होता है या डिमोटिवेट होता है, बराबर. अब तो ये उसके बारे में जाने दो. अब हर्ट्ज़बर्ग की थियरी पे क्रिटिसिज्म हुए थे. तो पहला ही है मेथोडोलॉजिकल इश्यू.
Critics argues the Husband's methodological specifically the use of the critical incident techniques in his research may have led to biased results. जो सोच के बाहर निकाला था ना वो एकदम सही नहीं है, वो बायस है, मतलब उसके ऊपर सवाल खड़े हो, ऐसा भी है. लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह पे ऐसा अप्लाई नहीं होता है. लोगों ने उसके बारे में भी क्रिटिसाइज़ किया है कि ऐसा नहीं हो सकता. ओवर एम्फिसाइज ऑन द जॉब कंटेंट, सिर्फ जॉब के ऊपर ही सोच के कोई इंसान मोटिवेट हो गया, डीमोटिवेट होता है, ऐसा नहीं होता है. तो ये भी एक ओवर एम्फिसिस ऑन द जॉब हो गया है. बराबर. मोटिवेशनल फैक्टर, सॉरी हमने तो क्रिटिसिज्म करने. हाँ, फिर है लिमिटेड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है. इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकल है, हो ही नहीं सकता है, वैसा लग रहा है. तो ये सब 5-6 थे जो क्रिटिसिज्म थे हसबर्ग की थियरी पे लोगों ने दिए हुए. बराबर. ये तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने डाला हुआ है, आपको ज़रूरत पड़े तो ठीक है, वरना ये तो क्वेश्चन आपके कोर्स में है ही नहीं, फिर भी मैंने डाला. अब ये है मैक द मिड, इसके बारे में मुझे एक बुक में पढ़ना है. आगे है मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड वाई. बराबर. अब ये मैकग्रेगर की थियरी एक्स एंड वाई है. इन्होंने 1960 में इसको बाहर रखा था. बराबर. अब थियरी एक्स है, उसमें थियरी एक्स इज़ बेस्ड ऑन द पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एंड एज्यूम दैट एम्प्लॉय इनहेरिटेंटली डिसलाइक वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ पॉसिबल. जो लोगों को काम करना पसंद नहीं है, वो लोग काम को अवॉइड कर लेंगे, उनको पसंद नहीं आ रहा है तो. मैनेजर्स हु एडर टू थियरी एक्स टेंड टू बिलीव दैट एम्प्लॉयज़ नीड टू बी क्लोजली सुपरवाइज, कंट्रोल्ड एंड कॉट टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली. अगर मैनेजर ने क्या ढूंढा, कैसे लोग हैं, तो उनके ऊपर तो सुपरवाइजिंग अच्छे से होना चाहिए, कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए उनसे काम निकलवाने के लिए. दिस थियरी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज़ आर प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल rewards and punishments such as salary increase, promotion or the disciplinary action. तो लोगों ने ये भी ढूंढा है कि पनिशमेंट से या उनकी सैलरी बढ़ा देने से, उनको प्रमोशन देने से या उनको कोई पनिशमेंट दे, डिसिप्लिनरी एक्शन से उनका ये बिहेव कंट्रोल किया जा सकता है. मैनेजर्स यूजिंग थियरी एक्स ओपन अडॉप्ट एन ऑथोरिटियन मैनेजमेंट स्टाइल. जाने दो, कोई काम का नहीं है. थियरी वाई. Theory Y is based on the more optimistic view of human nature and assume that work is as nature and play or rest for the employees. उनको अपनी तरीके से काम करने की छूट दी जा सकती है. नेचुरल दिखा है ना. वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट फॉर द एम्प्लॉयज़. मैनेजर्स हु एडर्स टू थियरी वाई बिलीव्स दैट एम्प्लॉय आर inherently motivated and capable of taking the initiative, being creative and seeking out responsibility. ऐसे मैनेजर होते हैं उनको पता ही होता है कि ये लोग ऐसे काम कर सकते हैं, उनको ये आता ही होता है, वो कैपेबल ही होते हैं. दिस थियरी सजेस्ट दैट एम्प्लॉय कैन derive satisfaction from their work itself and from achieving personal and organizational goal. खुद के लिए काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का काम ऐसे ही हो जाएगा. तो लोगों को अपनी तरीके से काम करने देना चाहिए. बराबर. ये साइज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, टीम वर्क, पार्टिसिपेशन सब रहेगा. बराबर. इसमें है डिफरेंस, वो सब दिखा है, आप देख लेना, आपको ज़रूरत पड़ेगा. एक्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई का डिफरेंस दिखा है. बराबर. अब देख लो, आपको ठीक लगे तो. अब इनके ऊपर है ना क्रिटिसाइज़ किया जाएगा. मैं हाईलाइट करूँगा पॉइंट को, क्या लिखना है आप देख लो. बराबर. कि इनकी थियरी एक्स और थियरी वाई थे मैकग्रेगर की, तो उनके ऊपर क्या क्रिटिसाइज़ हुआ था. पहले तो ऐसा बोल दिया गया कि सिंपलिस्टिक अजम्पशन, ये तो बहुत सिंपल सा अजम्पशन है, हर जगह पे ऐसा होता ही है, इसके ऊपर कोई थियरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये तो होता ही है ऐसा. लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, इसके कोई एविडेंस नहीं है जो प्रूव कर सके कि थियरी एक्स और थियरी वाई एक्चुअली में हर जगह पे काम करती है. कल्चर एंड कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस, अब हर जगह पे, हर कंट्री में, हर स्टेट में ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह का रहन सहन, कल्चर सब अलग होता है. वाई थियरी के ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया गया, इतना भी बिंदास काम नहीं दे देना चाहिए कि अपने उसके ऊपर कंट्रोल ही ना कर पाए, ऐसा बोला गया है.
बराबर। और ऐसा स्ट्रक्चर अपने पास नहीं होता जहाँ पे ये सब अप्लाई हो सके, बराबर। ऐसा था इसके बारे में। अब है आउचीज थियरी जेड, developed by the William Auchi in 1980. It is management theory that emerged as a response to the perceived limitation of traditional Western management practice and the success of Japanese management approaches. Theory Z incorporates elements from both the American and Japanese management style and emphasizes the importance of creating a strong organizational culture and employee involvement in decision making. Here are the key features and the criticism of the Auchi's theory. लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉय के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये लॉन्ग टर्म काम करने वाली सिस्टम होगी, बराबर। दूसरा है कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में होनी ही चाहिए, उसका एक प्रोसेस ही होना चाहिए, बराबर। हॉलिस्टिक अप्रोच टू द एम्प्लॉय टू डेवलपमेंट, जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है ना, तभी ये अप्रोचेस, ये स्किल्स अब उसमें डेवलप कर ही जाती है, तो उसको जॉब स्पेसिफाइड ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग दोनों दी जाती है। इसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अगर ऐसी जगह पे कोई काम चल रहा है ना, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा हो जाएगा थियरी जेड जैसा। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, कोई बंदा अगर आपकी कंपनी में ज्वाइंट हो गया, थियरी जेड से अप्लाई हो रहा है, तो फिर उसको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। ऐसे में एग्जांपल दूँ ना तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। अब है क्रिटिसिज्म, तो कल्चर स्पेसिफाइंग, हर जगह पे तो नहीं हो सकता ना। रेजिस्टेंट टू चेंज, अब ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे एक ही वे से काम हो रहा है, तो वहाँ पे यू कैन डू चेंजेस, है ना। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, वहाँ पे आपको कम फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ओवर एम्फेसाइज ऑन द कॉन्सेंस, आपको एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, डिसीजन स्लोअर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा ना, एक ही चीज़ पे काम कर रहे हो तो। अजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉई होमोजेनली, थियरी जेड अज्यूम्स दैट ऑल एम्प्लॉइज वैल्यू लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, बराबर ना, मैं बोला वही है। चलो तो कुछ नहीं है, बस इतना ही था क्रिटिसिज्म। उसके बारे में 2-3 पूछ नहीं सकते, पूछ ले तो ठीक है, मैं MP रखूँगा इसके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बट टाइम कम है, 5 दिन ही बाकी रहे हैं आपकी एग्ज़ाम आने में। मुझे पूरा फॉर्म का अपलोड करने का है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट 2 का अपलोड करने का है, फिर थोड़ा मैथ्स का भी अपलोड करना है, एक चैप्टर बाकी रहेगा मैट्रिक्स, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो भी अपलोड करना बाकी है। और आपके क्या बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, उसके मैं 2-2, 3-3 सम तो रखूँगा हर एक मेथड की किताब को, मुझे वो भी अपलोड करना बाकी है। तो मेरे पास बहुत सारा काम है, बराबर, और दिन कम है। अरे मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड से काम कर रहा हूँ। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना है, इतना काम आपको करना ही है। थैंक यू।